नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को कैग की दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश की गई। पहली रिपोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास शीश महल के नवीनीकरण में अनियमितताओं को लेकर थी। इन रिपोर्ट्स को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश किया। कैग की रिपोर्ट में शराब घोटाले पर रिपोर्ट 2017-18 से लेकर 2020-21 तक की अवधि की है और रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि दिल्ली सरकार की शराब पॉलिसी में बदलाव के कारण 2000 से अधिक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने शराब नीति लागू करते समय कई अनियमितताएं बरती, जिनके कारण सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा और आखिरी दिन था। पंजाब विधानसभा में मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया द्वारा नई खेतीबाड़ी मंडीकरण नीति को रद्द करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया। उन्होंने कहा कि इस नीति में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। इस नीति की भावना निजी बाजारों को प्रोत्साहित करती है और इसके अलावा इस नीति में सरकारी मंडियों को खत्म करने की भावना है। मंत्री खुडिया ने कहा कि यह नीति एमएसपी मंडियों को नष्ट कर देगी। यह पंजाब के किसानों और सभी पंजाबियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह नीति पंजाब के लिए बहुत घातक साबित होने वाली है। हम सभी पंजाबियों का नुकसान बचाने के लिए विधानसभा में यह प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसके बाद यह प्रस्ताव पेश कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम दौरे के दूसरे दिन असम की राजधानी गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया और 26 फरवरी तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट में 60 से अधिक देशों के राजदूत और मिशन हेड समिट में शामिल हुए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारे पास 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी कल 24 फरवरी को असम पहुंचे थे। पहले दिन सोमवार को पीएम मोदी मोइंद बिंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए थे और वहीं आज एडवांटेज असम समिट में उद्घाटन किया और गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत अपनी स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने आज लालू यादव, उनका बेटा बेटी सहित सभी आरोपियों को सम्मन भेजा है। कोर्ट ने सभी को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने लालू यादव सहित 78 अन्य के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष जज विशाल बोगने की उसी दिन निर्णय लेना था, लेकिन सीबीआई की ओर से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देने के बाद सुनवाई टाल दी गई थी और 30 जनवरी को तेजस्वी से 11 घंटे तक पूछताछ चली थी और अब 11 मार्च को सभी आरोपियों को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया था। समिट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए थे। पहले दिन एमपी में निवेश की बौछार हुई। कल सोमवार को 22,50,657 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और एमओयू हुए हैं। इसमें एमपी में 13,43,468 रोजगार मिलेंगे। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए। शाह ने उद्योगपतियों से संवाद करने के बाद समिट का समापन किया और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों से भी चर्चा की। अमेरिका ने पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से जुड़ी कई कंपनियों पर बैन लगा दिए हैं। जिन कंपनियों पर अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन सभी का जुड़ाव ईरान के तेल उद्योग से है। प्रतिबंधित की गई इन कंपनियों में कुछ भारतीय कंपनी भी शामिल हैं। अमेरिका की ओर से यह कदम ईरान पर दबाव बनाने के लिए लगाया गया है और अमेरिका ने ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग से कथित जुड़ाव के लिए 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें से 4 भारतीय कंपनियां हैं और विदेश विभाग ने वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ मिलकर 22 व्यक्तियों पर भी बैन लगाए हैं और ईरान के तेल उद्योग से उनके जुड़ाव के कारण विभिन्न क्षेत्रों में उनके 13 जहाजों के प्रतिबंधित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया है। कनाडा सरकार ने अपने इमिग्रेशन और शरणार्थी सुरक्षा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 31 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। इन नए नियमों के तहत बॉर्डर अधिकारियों को अस्थायी निवासी दस्तावेजों जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन और टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। यह बदलाव हर साल हजारों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों पर प्रभाव डालेगा। इसमें छात्र, कर्मचारियों और अस्थायी निवासियों, टूरिस्ट वीजा धारकों को भी सबसे अधिक परेशानी हो सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस समय 4,27,000 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा लाखों भारतीय कनाडा में पर्यटन या स्थायी वर्क वीजा पर जाते हैं और यह नया बदलाव कनाडा की इमिग्रेशन नीति को कड़ा करने की दिशा में एक और नया कदम माना जा रहा है।
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की नवजीवनी कोर्ट ने 1984 के सिख दंगे से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन सिंह पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें दंगों से जुड़े एक मामले में उम्र कैद की सजा पा चुका है। ऐसे में निचली अदालत की तरफ से भी एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद सिख दंगों में उसकी बड़ी भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और घटना के लगभग 41 साल बीतने के बाद सज्जन कुमार को एक और मामले में सजा हुई है। वहीं कांग्रेस के एक और नेता जगदीश टाइटलर पर भी केस चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता HKL भगत सिंह और कमलनाथ पर भी सिख दंगों से जुड़े मामलों में आरोपी रह चुके हैं। खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संसद में सत्र में भारत सरकार ने कमेटी गठित कर दी है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी बनाई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सांसद अमृतपाल के सदन में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार से पूछा था कि सांसदों की छुट्टी मंजूर करने वाली कमेटी गठित की गई है या नहीं। खंडपीठ ने अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन को निर्देश लेकर आज 25 फरवरी को अदालत को सूचित करने को कहा था। याचिका वकील बीमार होने के कारण अब इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी। पंजाब के तरनतारण में आज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में पैरों में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन तरनतारण ने बताया कि हमारी टीम ने एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में उनके पैरों में गोलियां लगी हैं। घायल प्रकाश सिंह और प्रभजीत सिंह हाल ही में हुई 2 गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे और दोनों गैंगस्टर प्रभु दासूवाल के संपर्क में थे और आरोपियों से एक 32 बोर का हथियार, 3 इस्तेमाल किए गए कारतूस और 2 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।